मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलेबैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का उपवाचक पाठ नीलकंठ इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखिका महादेवी वर्मा। अब ये नीलकंठ क्या है, ये पाठ देखेंगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। महादेवी वर्मा बोल रहे हैं कि अतिथि एक गेस्ट आए थे, उनको पहुंचा के स्टेशन तक पहुंचा के मैं रिटर्न आ रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। मेरे को चिड़िया और खरगोश की दुकान एकदम याद आ गई। फ़ौरन मैं ड्राइवर को बोली कि वहाँ पे लेके जाइए चिड़ियाघर के पास। बड़े मियाँ चिड़िया वाली की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। मेरे साथ बड़े मियाँ दुकान के करीब पहुँचते उन्होंने सड़क पर आकर बड़े मियाँ सड़क के पर आके ड्राइवर को कार रोकने के लिए संकेत दिए। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था और मेरे पास आया उन्होंने। मैं कुछ सवाल पूछने से पहले जो बोलने लगा कि सलाम गुरुजी, आप पिछली बार मोर के बच्चे के लिए आप पूछे थे। शंकरगढ़ से एक चिड़िया 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार यानी चिड़िया पकड़ने वाला 2 मोर के बच्चे लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। वहाँ पे एक मोर है, एक मोरनी है। आप पाल लें, आप उसे पालन पोषण कर लीजिए। मोर के पंजों से दवा बनती है, मोर के जो पंजे हैं उससे दवा बनाते हैं। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। ऐसा इसलिए बोल के थोड़े लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसानियत का दिल है, आखिर मेरे सीने में भी तो इंसानियत का दिल तो है ना। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे कने भी इंसानियत है। मारने के लिए इसी मासूम चिड़िया को कैसे दूँ, उसे जान से मारने के लिए मैं ऐसे चिड़िया को कैसे देना। टालने के लिए मैंने कहा दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं, वो नहीं बेचना चाह रहा था मैं दवा के लिए, इसलिए मैं उन लोगों को ये बेचने के लिए टाल दिया कि गुरुजी मंगाए थे। वैसे ये कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है। ऐसा तो ये चिड़िया व्यापार जो है ये रोज़गार ही बहुत ख़राब है। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, ये रोज़गार ऐसा रहता, पकड़ो पकड़ो और मारो मारो, यानी चिड़िया को पकड़ना मार देना, पकड़ना मार देना, सिर्फ ये चलते रहता। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। अब जो मियाँ है, बड़े मियाँ है, उनके जो भाषण है उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। सुनने वाले थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। जो बड़े मियाँ शुरू कर दिए तो उन्हें बोलने लग जाते हैं। अगर से सुनने वाला थक कर बस अब बस करो बोले तो जब भी उन्हें रुकने वाले, तब तक वो चलते रहेंगे। इस तथ्य से परिचय होने के कारण मैंने बीच में उन्होंने रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। और मेरे को तो उनकी आदत मालूम है, इसलिए मैं उनके सवालों को बीच में रोक के मैंने पूछ लिया है कि आखिर मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत के अनुसार करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे हैं। बड़े मियाँ मेरे को इशारा करें, वो इशारे से मैं वहाँ पे पलट के देखी तो मेरी नज़र वो पिंजड़े में 2 बच्चे बैठे हुए थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था, इतना अच्छा था कि ये पक्षी जाली में गोल फ्रेम में ये फोटो के ऐसा बैठे हुए थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। मेरे निरीक्षण, मेरे
जो इंतज़ार के साथ साथ बड़े मियाँ का भाषण चल रहा था। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इसे मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। फिर बोलने लगे कि ईमान की कसम गुरुजी, मेरे पास 30 रुपए लिए ये जोड़े के लिए। 12 कहा, भाई ज़रा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। मुझसे इस मोर जोड़े के नकद 30 रुपए लिए। 12 कहा, लेकिन उसके बाद भाई ज़रा इसके बारे में सोचिए, ये मोर की खासियत क्या है, तो इतनी बड़ी कीमत मांग रहा। पर वो मुंजी क्यों सुनने लगा, लेकिन वो बातें सुनने नहीं लगा। आपका ख्याल करके अच्छता पछता कर देने ही पड़ा। आपका ख्याल करके 30 रुपये मुझे देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझो, आप जो समझे वो समझ लीजिए। आज तो 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देखे जब मैंने वहाँ छोटा पिंजड़ा कार में रखा, जब 30 रुपये जब चिड़िया मार के है और 5 रुपये इनको दे के पूरे 35 रुपये उसको दे के वो छोटा सा पिंजरा कार में रख लिया। तब मानो वो जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। जब वो जाली का जो फोटो के ऐसा चित्र है वो एक जीवित हो गया। दोनों पक्षी शाखाओं को छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़े ही सजीव और उन्हें योग्य हो गए हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि ये पक्षियाँ दोनों भी चटपटाने लगे और ये पिंजड़े को कहाँ उड़ा के लेके जाने वाले हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कह के ठग लिया है। घर को जाने के बाद सब लोग बोलने लगे ये तो तीतर है, लेकिन मोर बोल के आपको दे दिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। कदाचित यानी हमेशा मैं बार बार धोखा खाने की वजह से ये बात के ऊपर मेरे को चिढ़ आने लगी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखब के पर लगे हैं। अब आखिरी में मैं चिढ़ के बोलने लगी क्या मोर को सुरखब के पर लगे हुए हैं क्या? है तो पक्षी है, कोई भी एक पक्षी है, एक परिंदा है। छिड़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। इस तरह से मेरे को चिढ़ाने की वजह से, करने की वजह से मेरे को ये पक्षियों के प्रति मेरी व्यवहार, इनके जो व्यवहार है, यत्न और कुछ विशेषता आने लगी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। पहले लेके जाके उसे अपने पढ़ने लिखने के कमरे में लेके जाके उसका दरवाज़ा खोल दिया। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा, और उसके बाद खाने के छोटे छोटे गोलियां बनाए और कहे कि पानी रखें। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़ों से निकल कर कमरे में खाने मानो खो गए। ये 2 जने वो पिंजड़े में से बाहर निकल के कमरे में खेलने लगे। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, कभी मेज़ में घुस गए, कभी अलमारी के पीछे घुसे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ों में टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। आखिर में इन लोग खेल खेल के, लुका छुपी खेल खेल के थक जाने के बाद इन लोग रद्दी के कागज़ों की टोकरी में अपना घर बना लिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। 1-2-4 दिन इस तरीके से इन लोग इधर उधर फिर रहे थे और रात में गए कि रद्दी की टोकरी में रह रहे थे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और इसके बाद धीरे धीरे मौका पाके उन लोग मेरे मेज़ के पर बैठते थे और कुर्सी के पर या नहीं तो मेरे सर के पर भी अचानक आके बैठते थे।
खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। दरवाज़ों को जाली लगी हुई थी, इसलिए दरवाज़ों से, ये खिड़कियों को जाली लगी हुई थी, खिड़कियों से तो कुछ भी नहीं, लेकिन दरवाज़े हमेशा बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी मेरी बिल्ली, महादेवी वर्मा के घर की बिल्ली, इन नवगतों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। अगर से दरवाज़ा खुला रखते थे तो ये परिंदों का ठिकाना कहाँ है बल्कि उसका पता लगाती थी, जो मेरी बिल्ली है उन्होंने। उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला था, क्या परिणाम होता था, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। ये तो सोचना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि परिंदों को खा लेती थी। वैसे वो चूहे पर भी आक्रमण नहीं करती। वैसा तो ये जो मेरी बिल्ली है, ये बिल्ली तो चूहों के पर भी आक्रमण नहीं करती, कभी भी चूहों को भी शिकार नहीं करती। परंतु यहाँ तो दो स्वर्ग अपरिचित पक्षियों की अनधिकारी चेष्टा का प्रश्न था। लेकिन यहाँ पे दो ये जो नए पक्षियाँ हैं, ये तो किसी को भी मालूमात नहीं है, अब तक ये बिल्ली भी नहीं देखी, इन लोगों का क्या करना, ये प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गैरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना लें, और हर हमेशा मैं दरवाज़ा बंद रखना, और ये दो जने कहे कि मेरे मेज़ को कहे कि अपना सिंहासन बना लेके रख लेना। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्जरी के लिए असह ही कह जाएगी। ये जो स्थिति है, ये जो हालत है, वो जैसा चित्रा यानी बिल्ली के लिए अभिमानी मानी जाती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, जब मेरे कमरे का जो मेरा कमरा है वो पूरा चिड़ियाघर बनने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। बाद में मैं ये दो पक्षियों को बहुत मुश्किल से पकड़ के जो जाली का बड़ा घर है उसमें लेके जाके डाले। वहाँ पे पूरे जीव जंतु वहाँ पे निवास करते थे। दोनों नवगतों ने पहले से रहने वाले में वैसे ही कुतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जैसे ये दोनों नए पक्षियाँ वहाँ आते ही उसमें रहने वाले जो पक्षियाँ जो भी है उन लोग क्या है वेलकम करने लगे, जैसे कि एक नई दुल्हन को घर में अपन स्वागत करते उस तरीके से। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु रागिनी आलापना लगे। क्या है वहाँ पे कबूतर, उन्होंने नाचना छोड़ के दौड़ के इसके चारों ओर फिर के गुटुरगु करके गाना गाते हुए उसके अतराफ फिर रहे थे। बड़े खरगोश सभ्य सावधानों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। और ये जो बड़े खरगोश हैं ये सब एक अच्छे तरीके से बैठ के, खामोशी से बैठ के, उसका सम्मान करके वहाँ पे बैठ के गंभीर भाव से उसका निरीक्षण, उसकी देखभाल करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। जैसे कि ये छोटे खरगोश इन लोगों के अतराफ उछल कूद मचाने लगे, जैसे कि गेंद फिरते रहती है वैसा भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे और एक आंख बंद करके उसका निरीक्षण करते हुए बैठे थे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। उस दिन जो मेरा चिड़ियाघर है या जो जाली का बड़ा घर है उसमें एक भूचाल आ गया, यानी उन लोग उतने खुशियाँ मना रहे थे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। धीरे धीरे ये मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रागमय था, जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे कि उनके कायाकल्प वैसा ही, जो इन लोगों के शरीर वैसा ही बढ़ते गया और रंगमय होते गया। जैसे कि
छोटे बच्चों से बड़े बच्चे बनने लगे। मोर के सिर की कालगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। जो मोर के सिर के पर जो कालगी रहती वो ऊंची हो गई और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंक्रिम और पैनी हो गई। चोंच भी और ज़्यादा लंबी हो गई। गोल आँखों में इंद्रिनी की नीलभ ध्रुति झलकने लगी और आँखों में इंद्रिनी यानी चांद जैसी रोशनी आने लगी। लंबी नील हरित ग्रीव की हरी भंगिमा में धूप छाई तरंग उठने गिरने लगी। और जो लंबी नील हरित यानी हरे हरे हरित ग्रीव जो पंख है उसमें से भंगिमा से छिप छिप के तरंगे उठने गिरने लगे। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेदी अलोखापन स्पष्ट होने लगा। और दक्षिण और वाम यानी दो तरफ से पंखों में सफ़ेद और सलेटी कलर का रंग दिखने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनी के रंग उदित हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्बिली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। जैसे कि ये सफ़ेद और हरे पंख आने लगे और इसकी पूंछ बढ़ने लगी और इसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी के रंग आने लगी। और ये रंग रहित पैरों से गरिवाली गति से एक नई गरिमा इसमें आने लगी। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, डेढ़ी कर शब्द सुनाना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था। जैसे कि उसकी गर्दन ऊंची करना, उसके भंगिमा के साथ उसे नीची दिखाना और दाना चुनना, पानी पीना, इस तरीके से हर एक भी उसके शब्द बोलना करना इसे एक सौंदर्य था। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। उसका जो अनुभव एक्सपीरियंस है उसको देख के अपन कह सकते हैं कि ये मोर है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। इसका जो गति है यानी जो बढ़ते हुए डेवलप होने का जो चित्र है उसे अपन तो माप नहीं सकते। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। जैसे कि जो मोरनी है उसका डेवलपमेंट मोर के ऐसा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कालगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेख, मंथर गति आदि से वो भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। लेकिन ये लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल ये जो पंख है वो सब और मंत्र गति से आदि से हर एक तरीके से ये भी एक मोरनी की उपयुक्त सहचरणी दिखते हुए ये प्रमाण दे रही थी। नीलभ ग्रीव के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। जो नीलापन रहने की वजह से मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया।